और आइए बात करते हैं बिहार चुनाव की। हमने आपको बताया था कि एलजेपी के मुखिया चीफ चिराग पासवान हमारे साथ मौजूद रहेंगे, तो हम उनसे बातचीत करेंगे। आइए बताते हैं आपको कि कैसे बिहार के पूरा चुनावी माहौल में भी ज़बरदस्त गर्माहट है। इस वक्त चिराग पासवान हमारे साथ मौजूद हैं। चिराग जी, स्वागत है इंडिया टीवी पर आपका, और हमारी संवेदनाएं आपके साथ हैं। आपके पिताजी रामविलास पासवान जी की कमी शायद ही कभी कोई राजनीतिज्ञ भरपाई कर पाएगा। जी चिराग जी, आपने एक बहुत बड़ा जोखिम उठाया है। 143 सीटों पर आप खुद अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को उतारना चाहते हैं। लोग कह रहे हैं कि आप दरअसल अवसरवाद राजनीति को एक बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के नेता सुशील मोदी की तरफ से एक बयान आया है कि दरअसल आप वोट कटवा हैं। बिहार की राजनीति में वोट कटवा की एक अलग ही पहचान होती है। क्या आप वाकई में वोट कटवा हैं? पापा कहते थे अजय जी, हमेशा कहते थे कि अगर शेर का बच्चा होगा तो जंगल चीर के निकलेगा, और अगर गीदड़ होगा तो वहीं पे मारा जाएगा। तो मैं शेर के बच्चे की तरह जंगल चीरने निकला हूँ, पापा के सपने को पूरा करने निकला हूँ। और पापा ही चाहते थे हमेशा। आज जिस तरीके से सुशील मोदी जी का ये बयान आया, पापा के पुराने साथी रहे हैं, सहयोगी रहे हैं। पापा ने इस पार्टी को 20 साल पहले पापा ने इस पार्टी की नींव रखी थी, और तमाम तरीके के उतार चढ़ाव देखते हुए पापा पार्टी को यहाँ तक लेकर आए। सुशील जी के इस बयान से कहीं ना कहीं पापा को आहत ज़रूर होगा, क्योंकि पापा के सबसे अच्छे मित्रों में से सुशील मोदी जी थे। और पापा अगर होते और पापा के सामने अगर सुशील मोदी जी ये कहते कि उनकी बनाई हुई पार्टी वोट कटवा है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं पापा काफ़ी आहत होते। उनके इस बयान से मैं भी काफ़ी दुखी हूँ। बहरहाल मेरा समर्पण हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ, खास तौर पर हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ था, है और रहेगा। कोई कुछ भी बोले, कोई कुछ भी कहे, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे पता है कि पापा के 51 साल की मेहनत है, सक्रिय राजनीति के बेदाग 51 साल की मेहनत है लोक जनशक्ति पार्टी, और उसी मेहनत के आधार पर और पार्टी की नीति के आधार पर, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन के आधार पर मैं जनता के बीच जाऊंगा। वोट काटने नहीं, जनता का समर्थन पाने जा रहा हूं, और पूरा विश्वास है कि जनता का समर्थन लोक जनशक्ति पार्टी को मिलेगा, और परिणामों के बाद भाजपा के नेतृत्व में भाजपा लोजपा सरकार बनेगी। जरा विरोधाभास नहीं है आपकी बातों में? भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट तौर से कहा है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार रहेंगे एनडीए के गठबंधन के आधार पर। ये चुनाव बीजेपी जेडीयू के साथ लड़ भी रही है, आप अलग हैं। आप प्रधानमंत्री की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं, करनी भी चाहिए, वो ऐसी शख्सियत हैं, लेकिन बीजेपी के साथ आप अपना जुड़ाव भी देखते हैं। समझ में नहीं आ रहा आप करना क्या चाहते हैं? नहीं, इसमें विरोधाभास कहाँ है अजय जी? आप मुझे समझाइए ना, इसमें कन्फ्यूजन कहाँ है? जो भी भारतीय राजनीतिक परंपराओं को समझता है वो इस बात को बखूबी जानता है कि भारत में केंद्रीय स्तर पर गठबंधन अलग होते हैं और राज्य के स्तर पर गठबंधन अलग होते हैं। क्या जनता दल यूनाइटेड और उनके नेता और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष और मौजूदा मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने क्या भारतीय जनता पार्टी के सामने कभी किसी प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ा? क्या उन्होंने गुजरात में उनके सामने चुनाव नहीं लड़ा? हाल फिलहाल में क्या उन्होंने झारखंड में चुनाव नहीं लड़ा? मैंने खुद इससे पूर्व में मैंने झारखंड में उनके सामने चुनाव लड़ा, तो दिल्ली में हम लोगों ने गठबंधन करके चुनाव लड़ा। मणिपुर में तो मैंने भारतीय जनता पार्टी के सामने मैंने अपने प्रत्याशियों को मैंने उतारा था, और उसके बाद जो हमारे विधायक वहां से जीते उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनाने के लिए वहां पे समर्थन किया। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आज बिहार की राजनीति में अगर मैं ये निर्णय ले रहा हूं तो उसमें इतनी परेशानी क्यों हो रही है लोगों को, खासतौर पर हमारे मुख्यमंत्री को ये बेचैनी क्यों, ये बौखलाहट क्यों? मेरी समझ के परे। तो राजनीतिक परंपराओं का हिस्सा रहा है कि केंद्र में अब अपना 2005 में पापा ने यही किया था। 2005 में कांग्रेस के साथ अपना गठबंधन रखते हुए यहाँ पर राजद के सामने उन्होंने अपने प्रत्याशी उतारे थे, और उस वक्त सबसे ज्यादा मत प्रतिशत हम लोग को मिला था, 12.5% से ज्यादा वोट मिले थे, और 29 सीट हम लोगों ने जीती थी। उसी चीज को अगर आज मैं दोहरा रहा हूं तो इसमें विरोधाभास कहां से आ रहा है अजय जी? तो फिर ये बताइए कि आपका मुख्य विरोध नीतीश कुमार जी से है, आप जेडीयू से परेशान हैं, आपको लगता है कि बिहार की स्थिति आज जो भी है वो नीतीश कुमार जी की वजह से है? आपको नहीं लगता क्या ऐसा अजय जी? बताइए मुझे ईमानदारी से। जो भी मुखिया होता है
फॉरगेट अबाउट द मुखिया ऑफ अ पार्टी और मुखिया ऑफ अ स्टेट, आप किसी टीम का भी लीडर अगर कोई होता है, किसी क्रिकेट टीम का कप्तान होता है, आपके यहाँ न्यूज़ चैनल्स हैं, आपके उसमें जो हेड करता है उसको, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि परफॉर्मेंस कैसा रहे? सो डेफिनेटली यस, यहाँ मेरे प्रदेश में मेरी जिम्मेदारी पूरी तरीके से हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की ही बनती है कि पिछले 15 सालों में बिहार के साथ जो भी अच्छा हुआ उसका श्रेय भी उन्हीं का, और जो चीज़ें नहीं हो पाई या जो चीज़ें गलत हुई या खराब हुई उसकी भी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री जी की बनती है। और खास तौर पर जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जैसे हों, हम सब उनकी कार्यशैली को जानते हैं, जनता दल यूनाइटेड के भी नेता अधिकांश बार ऐसा होता है कि उनके भी नेताओं को इस बात की जानकारी ही नहीं होती जो नीतिगत फैसले मुख्यमंत्री लेते हैं। अधिकारियों पे मुख्यमंत्री बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं बनिस्बत अपने नेताओं के, बनिस्बत अपने कार्यकर्ताओं के। जिस तरीके से यहाँ पर अधिकारी राज बिहार में आ रखा है, आप जनता के बीच आइए, पूछिए कितने दुखी है जनता यहाँ की, कितनी नाराज़गी है जनता में, और वो आक्रोश गाहे बगाहे दिखता है। आप ही के चैनल पे मैंने कितनी बार देखा कि जनता दल यूनाइटेड के नेताओं को, उनके प्रत्याशियों को घेरा गया, उनके मंत्री तक के स्तर के लोगों को घेरा जाता है, उन्हें बंधक बना लिया जाता है। इतना आक्रोश है लोगों में। चिराग जी, तो क्या ये माना जाए कि जिस तरह से प्रशासन चल रहा था बिहार में, जहां पर आपकी पार्टी भी सहयोगी थी, आप लोग नाराज थे, लेकिन आपकी बातों को नीतीश कुमार जी नहीं सुना करते थे, लेकिन उप मुख्यमंत्री के तौर पर तो बीजेपी के नुमाइंदे वहां पर थे, सुशील कुमार जी, क्या वो आपकी बातों को नहीं सुनते थे? क्या बीजेपी आपको साथ लेकर नहीं चलती थी? तो क्या ये माने कि सिर्फ और सिर्फ बिहार की सरकार जो बीते 5 साल चली या बीते 15 साल सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार जी की चली, किसी और की नहीं? 100% यस। इस बात में मुझे नहीं लगता कि आपको भी कोई शंका होगी अजय जी, आप भी जितना बिहार को जानते हैं, मुझे नहीं लगता कि आपको भी इस बात में कोई डाउट होगा कि वो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार जी की ही सरकार रही है, एंड दैट्स हिज वर्किंग स्टाइल। मतलब उसको कोई बदल नहीं सकता, वो उनकी कार्यशैली का हिस्सा रहा है। अभी भी मैं अगर गठबंधन से अलग हुआ हूँ, मैं आपको ईमानदारी से बताता हूँ, अगर मुझे सिर्फ बिहार पे राज करना होता तो मेरे पास, मुझे लगता है, एक रेड कार्पेट बिछी हुई थी। मुझे जितनी सीटें इस गठबंधन में मिलती लोकसभा की तर्ज पर ही, मुझे लगता है मेरा प्रदर्शन 100% मेरा स्ट्राइक रेट रहता, और जितनी सीटें मिलती मैं उतनी सीटें इस गठबंधन में जीतता, और संभवतः आने वाली सरकार में एक रिप्रेजेंटेशन भी मेरा अच्छा रहता। पर मेरी लड़ाई बिहार पे राज करने की नहीं, बिहार पे नाज करने की है। बिहारी अस्मिता की मेरी लड़ाई है, 12 करोड़ बिहार वासियों को लेकर मेरी लड़ाई है, और उसी लड़ाई को लेकर मैं आगे चल रहा हूँ। यहाँ पर मैंने इस बात को कहा था कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट पर मैंने लंबे समय से पापा के साथ मिलकर मैंने उस पर काम किया था। लगभग 4 लाख से ज़्यादा बिहारियों से सुझाव लेकर मैंने इस विजन डॉक्यूमेंट को मैंने तैयार किया था, और मैंने आग्रह किया था कि मेरी लड़ाई सीटों को लेकर नहीं है, सीटों की संख्या को लेकर नहीं है। और लेट मी से दिस ऑन रिकॉर्ड वेरी कैटेगोरिकली कि मेरी सीटों की संख्या को लेकर भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता से अक्रॉस द टेबल बैठकर कभी कोई बातचीत नहीं हुई है। संख्या का जिक्र तक नहीं हुआ है जब मैं उनके सामने बैठा हूं कि हम आपको इतनी सीटें दे रहे हैं कि आपको मंजूर है। मैंने कभी संख्या को लेकर मैंने बातचीत नहीं की। मैंने बातचीत सिर्फ और सिर्फ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट को, क्योंकि मेरा विश्वास नहीं है 7 निश्चय पर। मैं नहीं मानता कि 7 निश्चय बनाने से बिहार का विकास हो सकता है। आप विकास के मापदंड देखिए, दुनिया तो भूल ही जाइए, देश में विकास के मापदंड देखिए कहां पहुंच रहे हैं। और बिहार में हम लोग विकास की बात करते हैं तो हम लोग क्या बात करते हैं कि भैया नली गली कैसे बन जाए, हम लोग बात करते हैं कि किस तरीके से मेरे आंगन में चापाकल गड़ जाए, हम लोग बात करते हैं कि किस तरीके से घर तक बिजली पहुंच जाए। ये विकास के मापदंड है। बाढ़ के पानी को हर घर में पहुंचा देना नल जल योजना का हिस्सा नहीं हो सकता ना। तो यहाँ पे तो विकास के मापदंड ही बहुत छोटे हैं, उसको बढ़ाने की जरूरत है। और इसीलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी के भी शीर्ष नेताओं से आग्रह किया था कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट को कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाए। पर माननीय मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली रही है कि वो किसी के एजेंडे को अपने साथ जोड़ते नहीं है, और वो अभी भी महागठबंधन के ही एजेंडे को आगे लेकर आ रहे हैं। 7 निश्चय का कार्यक्रम 2015 में महागठबंधन की सरकार, कांग्रेस और राजद के समर्थन से माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस एजेंडे को बनाया था, और उसी को आगे लेकर आ रहे हैं। मैं महागठबंधन के एजेंडे पे काम नहीं कर सकता। और जिस दिन मुख्यमंत्री ने 7 निश्चय पार्ट 2 की घोषणा की, उस दिन मैंने अपनी राह अलग कर ली। चिराग जी, मैं विकास पे बिहार में क्या क्या हुआ इस पर लंबी चर्चा कर सकता हूँ। मैं भी बिहार से हूँ, जाहिर सी बात है, कई सारी मेरी खुद की पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी हैं। लेकिन जो आपके विरोधी, खास करके जेडीयू के विरोधी हैं, वो ये कह रहे हैं कि आप और रामविलास जी इस बात को लेकर बहुत हिंदी का शब्द है जो बिहार में बड़ा चर्चित है, कलस गए थे आप, कि उन्होंने कहा था कि राज्यसभा भिजवाने में उनका बहुत बड़ा योगदान था नीतीश कुमार जी का, और उसके बाद से आपको लगा था कि नीतीश कुमार जी लगातार एलजेपी को किनारे कर रहे हैं, दरकिनार कर रहे हैं। क्या आप वाकई में कलस गए थे?
मैं आपको इसकी पृष्ठभूमि समझाता हूं अजय जी कि ये शुरुआत कहां से हुई। जी सबसे पहले 2019 के जो लोकसभा के चुनाव हुए थे, आप पिताजी के स्वभाव को आप भी व्यक्तिगत तौर पर अच्छे से जानते हैं। पापा जब भी जिस भी गठबंधन में रहे बहुत ऑनेस्टली रहे। मुझे जरूर इस बात का एतराज निरंतरता में रहा कि नीतीश कुमार जी के खिलाफ मैंने अपनी राजनीतिक शुरुआत की है, और हमारी पार्टी की भी शुरुआत नीतीश जी के कार्यकाल के खिलाफ ही रही। 2005 का चुनाव हम लोग साथ में नहीं लड़े, 2010 का नहीं लड़े, 2015 का चुनाव नहीं लड़े, पर 2017 में जब रातों रात माननीय मुख्यमंत्री महागठबंधन को छोड़कर एनडीए गठबंधन का हिस्सा बने, तो उस वक्त हम लोग के पास विकल्प नहीं था। मैंने कई बार पापा से बात की कि देखिए मैं इनके साथ लोकसभा का चुनाव मैं नहीं लड़ सकता हूं, मेरी राजनीति इनके खिलाफ से शुरू हुई है। बट बहरहाल उस वक्त क्योंकि लोकसभा के चुनाव सर पर थे, हम लोग को उस चुनाव में साथ में जाना ही था। उस चुनाव का एक प्रकरण बताता हूं और उसके बाद राज्यसभा की भी मैं आपको जानकारी देता हूं। चुनाव के दौरान अजय जी कोई लोकसभा की ऐसी सीट लोक जनशक्ति पार्टी की नहीं है जिसमें माननीय मुख्यमंत्री ने हम लोग को हराने का प्रयास नहीं किया हो। मैं अगर अपनी लोकसभा का जिक्र करूं, शेखपुरा के विधायक हों या वहां पे मेरे क्षेत्र में पूर्व मंत्री हों या इनके जिला अध्यक्ष हों या इनके वरिष्ठ नेता हों या इनके संभावित प्रत्याशी, आज की तारीख में जो हो सकते थे, चकाई के कुछ ऐसे नेता हैं जिन्होंने निरंतरता में प्रयास किया कि कैसे मैं वो सीट हारूं। पारस चाचा हाजीपुर से चुनाव लड़ रहे थे, उनको हराने का जदयू के तमाम नेताओं ने प्रयास किया। परबत्ता के विधायक हों या उनके और जिला अध्यक्ष या वरिष्ठ नेता हों, उन्होंने खगड़िया में कैसे साहब को हराने का प्रयास किया। यही प्रयास वैशाली में वीना जी के साथ हुआ, नवादा में चंदन के साथ हुआ, समस्तीपुर में रामचंद्र चाचा उस वक्त थे, उनके साथ हुआ। बहरहाल वहां से तो इनका अविश्वास दिखा कि किस तरीके से इन्होंने विश्वासघात हम लोगों के साथ किया। और ये बात निरंतरता में पापा ने थ्रू आउट द इलेक्शंस नीतीश कुमार जी को खुद पूछेगा आप माननीय मुख्यमंत्री जी से, खुद पापा ने निरंतर उनको फोन करके उनके साथ बैठकर उनको निरंतर ये बताया कि आपके लोग हम लोग के साथ गलत कर रहे हैं, आपके लोग हम लोग के साथ गलत कर रहे हैं। बहरहाल अविश्वास की शुरुआत तो वहां से हुई। राज्यसभा का आपने जिक्र किया, राज्यसभा चुनाव की मैं आपको बात बताता हूं। ये घोषणा आप सबके चैनल भी वहां पे मौजूद थे, आपका भी कैमरा वहां पे मौजूद था, जब उस वक्त के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने जब इसकी घोषणा की थी, उन्हीं के आवाज पर लोकसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे की घोषणा की गई थी। घोषणा से पहले माननीय मुख्यमंत्री, मेरे पिताजी मौजूद थे, अमित शाह जी मौजूद थे, भूपेंद्र यादव जी मौजूद थे, मैं खुद मौजूद था उस कमरे में जब ये पूरा क्लियर हुआ था कि 17-17-6 प्लस 1 राज्यसभा की सीट दी जाएगी। और इसी के आधार पर अनाउंसमेंट भी हुआ था। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज भी यूट्यूब पे मौजूद है जिसमें माननीय मुख्यमंत्री मौजूद हैं, और उसी में अमित शाह जी ने स्पष्ट तौर से कहा था कि जो पहली लोकसभा की राज्यसभा की सीट आएगी वो आदरणीय रामविलास पासवान जी को दी जाएगी। नामांकन से ठीक पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का संदेश पापा को आता है कि वो नाराज हैं और उनको जानकारी नहीं दी गई है राज्यसभा की सीट के बारे में। उसके बाद उन्होंने पापा को मजबूर किया कि वो सीधा मुख्यमंत्री के आवास जाएं, वहां पर जाकर उनके सामने मिन्नत करें। एक पुत्र होने के नाते पिताजी के साथ जिस तरीके का उनका बर्ताव रहा, जिस तरीके से अपना वर्चस्व दिखाने की उनकी वो जिद थी, पापा निरंतर उनसे रिक्वेस्ट करते रहे, उन्होंने पापा की बातों को नहीं सुना। पापा ने लास्ट में ये भी कहा कि आप मेरे साथ विधानसभा तो चलिए, आप सबके विजुअल्स में वो कैप्चर हुआ होगा। माननीय मुख्यमंत्री बाद में लास्ट में वो विधानसभा आए जब मुहूर्त का समय, बाकी सब जो हमने सोचा था वो सब हो गया था, उसके बाद आए। तो जिस तरीके से उस वक्त पापा को अपमानित करने का प्रयास किया, और अब जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं कि मेरी वजह से वो राज्यसभा गए हैं। बताइए, रामविलास पासवान जी जो खुद 9 बार लोकसभा के सदस्य रहे हैं, 2 बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में फॉर विनिंग विद द हाईएस्ट मार्जिन उनका नाम दर्ज है, उनको मुख्यमंत्री की जरूरत पड़ेगी राज्यसभा जाने के लिए? कैसी बातें कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी। और हाँ, अब पापा दे गए उनको अपनी राज्यसभा की सीट। मुख्यमंत्री जिनको चाहें उनको बना सकते हैं राज्यसभा से सांसद, पापा दे गए उनको अपनी सीट वापस। चिराग जी, आपके विरोधी एक और सवाल करते हैं, और हालांकि इसको इस तरह से अन्यथा मत लीजिएगा। वो ये कहते हैं कि इसमें कोई शक नहीं कि रामविलास जी ने 2 बार गिनीज बुक में सबसे ज़्यादा वोट हासिल करने का रिकॉर्ड भी दर्ज किया। ज़बरदस्त राजनीतिज्ञ रहे, बिहार की राजनीति में उनका दखल कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन लोग उन्हें कहते थे कि वो मौसम वैज्ञानिक हैं, राजनीति की दिशा समझते हैं, और कहाँ फ़ायदा हो सकता है इस अवसरवादिता की राजनीति में एक तरह से PhD हासिल कर चुके थे। और यही बात आज आपके बारे में कही जा रही है जेडीयू के द्वारा कि आप भी उनसे ये गुर सीख चुके हैं। आप जानते हैं कि कहाँ कैसे क्या हवा बनाई जा सकती है, और इसीलिए शायद आप बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने का सपना देख रहे हैं। एक लंबे समय के बाद जनता दल यूनाइटेड के नेताओं ने मेरी तारीफ की है, उसके लिए बहुत धन्यवाद उनको। अगर वो कह रहे हैं कि मैं पिताजी की राह पर चल रहा हूँ या जो गुण उनमें थे, मेरे लिए इससे ज़्यादा गर्व की बात और कोई नहीं हो सकती। उन्हीं का अंश हूँ मैं अजय जी, उन्हीं के संस्कार हैं मुझ में, और सही कह रहे हैं वो, कोई गलत नहीं कह रहे हैं। बिल्कुल मैं उन्हीं की राह पर हूँ। 2005 में ठीक इसी तरीके से पापा
अगर इसको एक्सपेरिमेंट टर्म दिया जाए तो पापा ये एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं और उसमें अपने आप को साबित कर चुके हैं। जैसा मैंने कहा 12.5% और सबसे ज़्यादा विधानसभा में मुझे लगता है कि गठबंधन में जितनी बार हम लोगों ने चुनाव लड़ा उससे ज़्यादा हम लोगों ने अपने आप को सिद्ध किया अकेले चुनाव लड़कर। और मैं सही में मैं ये सिद्ध करना चाहता हूँ, अकेले चुनाव लड़कर हमें कहा जाता है कि भैया 5-6% की पार्टी है, पर उससे ज़्यादा आप हमें सीटें ही नहीं लड़ने देते तो उससे ज़्यादा हमारा मत प्रतिशत बढ़ेगा कैसे। पहली बार वापस से पुनः एक लंबे समय के बाद लोक जनशक्ति पार्टी 125 से ज़्यादा सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, 140 के आसपास हम लोग सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और मेरा विश्वास है कि पापा का सपना पूरा होगा। और मैं इस बात को क्लियर कर दूं अजय जी, क्योंकि मेरे विरोधी इस बात को भी कहते हैं कि अगर रामविलास पासवान जी होते तो शायद फैसला कुछ और होता। मैं उनको भी स्पष्ट कर दूं, पापा ही चाहते थे, निरंतरता में पापा ने मुझे ये बात कही कि अकेले लड़ने से कभी मत डरना, बल्कि कितनी बार तो उन्होंने मुझे इंस्टिगेट भी किया कि भाई तुम क्यों डरते हो अकेले लड़ने से। 2005 में मैंने एक बार नहीं सोचा, मैंने निर्णय लिया, अकेले लड़ा और अपने आप को सिद्ध किया। आज तो तुम लोग जवान हो, तुम लोग क्यों लड़ रहे हो, तुम लोग क्यों डर रहे हो अकेले लड़ने से। और उन्होंने मुझे स्पष्ट तौर पर यह बात कही कि अगर आज मौजूदा मुख्यमंत्री तुम्हारी वजह से पुनः प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं तो आज से 5 साल, 10 साल, 15 साल के बाद तुम पछताओगे, तुम रिग्रेट करोगे कि तुम्हारी वजह से बिहार 5 साल फिर से पीछे चला गया। तो इसीलिए उन्हीं के सपने को मैं पूरा करने के लिए मैं मैदान में उतरा हूं। और अगर किसी को मेरी बातों पे शंका हो, वो कह सकते हैं कि भैया ये तो बंद कमरे में आप दोनों के बीच बातचीत हुई, क्या पता आप सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। पिताजी आज मेरे बीच नहीं है, इसलिए उनको लेकर मैं कोई झूठ नहीं बोलूंगा। पर अगर उसके बाद भी, क्योंकि ऐसी घड़ी में भी लोग मुझ पर कटाक्ष करने से रुक नहीं रहे जी, पता नहीं संवेदनाएं कहाँ गई। ऐसा माहौल होने के बावजूद निरंतर हर रोज मुझ पे वार, मुझ पे आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। तो अगर किसी को अभी भी शंका होती है कि पापा ने ऐसा कहा कि नहीं कहा, तो मैं भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं के मैं नाम ले सकता हूं जिनके साथ पापा की हाल फिलहाल के दिनों में ही मुलाकातें हुई। 2-2, 2.5 घंटे पापा की उन लोगों के साथ मुलाकात हुई। चिराग जी, उनका नाम खुलासा कीजिए। राय जी उनमें से एक हैं जो कि MOS है। जी मैं बता रहा हूँ आपको अजय जी। नित्यानंद राय जी उनमें से एक हैं, MOS हैं, MHA। उनके साथ पापा की बहुत पुरानी मित्रता रही है। उनके साथ पापा ने घंटों बैठकर अपनी पीड़ा, अपनी वेदना और बिहार को लेकर उनकी क्या सोच है, उनके साथ पापा ने साझा की। इसी क्रम में शहनवाज हुसैन जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो रहे हैं, उनके साथ पापा ने घंटों बैठकर ये चर्चा की कि किस तरीके से नीतीश कुमार जी के शासन में बिहार बद से बदतर के हालात पे जाता रहा। रामकृपाल यादव जी हैं, माननीय सांसद भारतीय जनता पार्टी, उनके साथ पापा ने घंटों बैठकर ये सारी बातें साझा की। तो अगर किसी को मेरी बात पे अविश्वास है, इनसे भी आप लोग जानकारी साझा कर सकते हैं। बट हाँ, अकेले चलने का फैसला पापा का था। नीतीश कुमार जी पुनः प्रदेश के मुख्यमंत्री ना बने, ये संकल्प पापा ने ही मुझे दिलाया था। चिराग जी, अब विकास की बात करते हैं बिहार की। मैं भी कुछ आंकड़े देख रहा था और वाकई में इससे ज़्यादा अफसोसजनक आंकड़े आज नहीं हैं हमारे देश में। जब हम आज़ादी लिए, हमारी आज़ादी हमारे हाथ में आई, तो उस समय एक औसत भारतीय तकरीबन 400 रुपये महीना कमाता था और उस वक्त एक औसत बिहारी तकरीबन 200 रुपये महीना कमाया करता था। आज तकरीबन एक औसत हिंदुस्तानी 1,35,000 रुपये प्रति माह कमाता है, लेकिन एक औसत बिहारी 3,500 रुपये प्रति माह कमाता है। ये स्थिति हो गई है आज बिहार की। 44,000 रुपये टोटल पर कैपिटा इनकम है बिहार का। इससे ज़्यादा हाल बिहार नहीं हो सकता। इसके लिए क्या सिर्फ लालू प्रसाद यादव जिम्मेदार हैं? देखिए नहीं अजय जी, बहुत अरसा बीत गया उस बात को। 12 साल में एक युग बदल जाता है। 15 साल हो गए लालू जी के शासन को। आप अब नहीं कह सकते कि लालू जी ने अस्पताल क्यों नहीं बनाया या लालू जी ने वो क्यों नहीं किया। 15 साल से आप हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जिम्मेदारी आपकी बनती है। और मेरे लिए ये इशू रहा है जो पर कैपिटा इनकम का आपने जिक्र किया, जब तक किसी प्रदेश में पर व्यक्ति आय नहीं बढ़ाई जाएगी तब तक आप उस प्रदेश का विकास नहीं कर सकते। तभी आप लॉकडाउन में आप इस बात की दुहाई देते हैं कि हमारे पास संसाधनों की कमी है। रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, आपने राजस्व जनरेट करने के लिए आपने क्या किया 15 साल में, आपको शायद खुद ही नहीं पता होगा, क्योंकि आप कुछ कर ही नहीं पाए इन 15 सालों में। सिर्फ आप सोशल इंजीनियरिंग करते रहे। आप
बांटो और शासन करो की राजनीति करते रहे, जो किसी जमाने में विदेशी हमलों के ऊपर करते थे, अंग्रेज हमलों के ऊपर करते थे। आपने दलित को महादलित किया, आपने पिछड़ा को अति पिछड़ा किया। आपने बांटने के अलावा आपने क्या राजनीति की? क्या आपने कभी सोचा कि मैं पर कैपिटा इनकम को मैं कैसे इंप्रूव करूं? क्या आपने यहाँ पे उद्योग लगाने की कभी आपने सोची? क्यों आज की भी तारीख में सिर्फ बिहारियों को ही दूसरे प्रदेश जाना पड़ता है? मैंने कभी नहीं सुना कि कोई बंबई का लड़का बिहार आता हो शिक्षा के लिए, या कोई दिल्ली का लड़का बिहार आता हो रोजगार के लिए। सिर्फ हम बिहारियों को ही दूसरे प्रदेश जाना पड़ता है, शिक्षा के लिए हो, रोजगार के लिए हो। क्यों मेरे बच्चों को कोटा जाना पड़ता है आज भी पढ़ाई करने के लिए? कोटा में पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, वहां पे अधिकांश शैक्षिक संस्थान के मालिक बिहारी पर व्यवस्था राजस्थानी। क्यों ये व्यवस्था हम बिहार में नहीं कर सकते? आखिरी बार हमारे मुख्यमंत्री ने कब इन्वेस्टर समिट किया था मुझे नहीं पता, पर आप इन्वेस्टर समिट जब तक करेंगे नहीं, निवेशकों को जब तक आप बुलाएंगे नहीं, लैंड रिफॉर्म बिहार में ऐसे हैं उसमें जब तक आप बदलाव नहीं करेंगे, सिंगल विंडो क्लियरेंस आप जब तक निवेशकों को नहीं देंगे, आप नहीं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करवा सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट करवाना तो दूर की बात है, मुख्यमंत्री का तो अभी 2 दिन पहले बयान आया कि बिहार में तो उद्योग लग ही नहीं सकते। क्यों नहीं लग सकते? क्योंकि लैंड लॉक्ड है। भैया जब पंजाब में लग सकते हैं, जब हरियाणा में लग सकते हैं, जब मध्य प्रदेश राजस्थान में लग सकते हैं उद्योग, सिमिलर भौगोलिक परिस्थितियां हैं वहां पर, तो बिहार में क्यों नहीं लग सकते? मतलब मुख्यमंत्री इस बात को कह रहे हैं कि भैया बिहार में जब तक वो मुख्यमंत्री हैं, बिहार में किसी युवा को वो रोजगार नहीं दे सकते। और युवा विरोधी मुख्यमंत्री जी की सोच रही है। आप मुख्यमंत्री को कभी भी देखिए, जब भी युवाओं का जिक्र आएगा ना, या हम जैसे किसी का भी जिक्र आएगा, अरे ये लोग तो अनुभवहीन है, इन लोगों को तो कुछ पता ही नहीं है, ये लोग तो कुछ जानता ही नहीं है, सारा दिन बस ट्विटर पे लगा रहता है, इन लोगों को तो कुछ पढ़ता ही नहीं है, ये लोग कुछ जानता ही नहीं है। सिर्फ युवा विरोधी बातें करते हैं। युवाओं को पढ़ाने के लिए आप कुछ नहीं करते, युवाओं को रोजगार देने के लिए आप कुछ नहीं करते। यहाँ पर अनंत संभावनाएं अजय जी, अगर आप रेवेन्यू जनरेट करने की बात करें, रिलीजियस टूरिज्म उसमें से कितनी बड़ी संभावना है। अयोध्या में एक तरफ जब भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो क्यों नहीं आप सीतामढ़ी में माता सीता का एक भव्य मंदिर बनाते? क्यों नहीं आप प्रधानमंत्री जी से बात करते और आप एक कॉरिडोर बनाते कि जो भी अयोध्या में भगवान राम के दर्शन करेगा सीधा सीतामढ़ी आएगा, यहाँ पे माता सीता का आशीर्वाद लेगा। भगवान महावीर की जन्मस्थली रही है हमारा प्रदेश, क्यों नहीं हम भगवान महावीर के बड़े बड़े मंदिर, बड़े बड़े यहाँ पे बनाते हैं, उनके आश्रम स्थल हम बनाते हैं। लछवाड़ की बात हो, वैशाली की बात हो, पर ये सोच ही नहीं है। मुख्यमंत्री सैचुरेशन पर आ गए हैं, या तो अपने विकास के विजन को लेकर, और या फिर वो नली गली से ऊपर ही नहीं उठ पा रहे हैं। चिराग जी, अब ऐसे में एक और बयान मैं आपके सामने रखता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप उस पर भी स्पष्ट प्रतिक्रिया दें। ये बयान बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी का है, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। जब कोविड की वजह से पूरे देश की जनता वापस भाग रही थी अपने अपने गांव में, सबसे ज़्यादा बिहार के मजदूर गली गली से, अलग अलग शहरों से, बेंगलुरु से, चेन्नई से, मुंबई से, दिल्ली से भाग रहे थे। उस वक्त सुशील मोदी जी का बयान आया था और उन्होंने कहा था कि बिहार के पास श्रम शक्ति है, यानी कि हम मजदूर प्रोवाइड करने वाले सबसे बड़े एजेंसी हैं। उनके बयान को आप कैसे देखते हैं? नहीं देखिए, इससे मतलब इस तरीके के बयानों से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। और माननीय मुख्यमंत्री जी के संरक्षण में कई बार उप मुख्यमंत्री इस तरीके के बयान दे देते हैं, जिससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। मुझे लगता है कि आप व्यक्तिगत तौर पर भी, मैं जितना जानता हूँ माननीय उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी को, मैंने कहा कि पापा के बहुत अच्छे दोस्त हैं, मुझे नहीं लगता कि व्यक्तिगत तौर पर भी, पर हाँ मुख्यमंत्री जी के संरक्षण में कई बार वो इस तरीके के बयान देते हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि बिहारियों को आनंद आता है बाहर जाकर काम करने में। कौन किसको आनंद आएगा अजय जी, मुझे बताइए। आप भी बिहार के हैं, आप अपना प्रदेश छोड़कर बाहर हैं। आज अगर ये अपॉर्चुनिटी अगर आपको बिहार में मिलती, क्या आप जाना चाहते? कोई नहीं जाना चाहता। अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, भाई बंधु, यार रिश्तेदार, दोस्तों को छोड़कर कोई बाहर नहीं जाना चाहता है अजय जी। हर कोई चाहता है। मुझे कितनी बार फ्लाइट में मुझे IT प्रोफेशनल्स मिलते हैं जो कि बिहार के होते हैं, वो मुझे बोलते हैं कि भैया कुछ ऐसा करवा दीजिए कि IT जॉब्स हम लोग को बिहार में मिल जाए, नहीं तो होली, दिवाली, छठ पूजा, घर में मरनी करनी, आने जाने में ही जितना पैसा खर्च होता है हम लोग का, हम कुछ सेविंग ही नहीं कर पाते। और हकीकत है, जितना रेवेन्यू हम अपने प्रदेश का बाहर देते हैं, उसी रेवेन्यू को अगर हम अपने प्रदेश में अगर हम एकत्रित करके रखने में अगर हम लोग सफल रहे, और ये तो मुख्यमंत्री का ही सपना था अजय जी। मुझे याद है पहली बार जब 2005 में जब पहली बार माननीय मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे नीतीश कुमार जी, उस वक्त उन्होंने कहा था कि मेरा सपना है कि देश में जहां जहां पर भी बिहारी हैं, मैं उनको अपने प्रदेश वापस लेकर आऊं। कोरोना में उनके पास सबसे खूबसूरत मौका था अपने सपने को पूरा करने का, पर वो नहीं कर पाए। और इसी तरीके से बहुत और काम है जो हमारे मुख्यमंत्री नहीं कर पाए। लेकिन आप मानते हैं कि इसमें बीजेपी, जो कि सहयोगी पार्टी है और बीते 15 साल से एनडीए का शासन है बिहार में, 2 साल को अगर छोड़ दें तो बीजेपी की कोई भूमिका नहीं है, ये सब कुछ नीतीश कुमार जी की वजह से, सिर्फ
एक व्यक्ति। देखिए, मैं पुनः इस बात को दोहराऊंगा, और अजय जी, मुझे लगता है आप भी बिहार की राजनीति को अच्छे से कवर करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी को आप भी अच्छे से जानते हैं। और जो भी उनको, जैसा मैंने कहा, जो भी मुख्यमंत्री जी को जानता है, उनकी कार्यशैली को जानता है, वो लोकतांत्रिक परंपराओं में विश्वास नहीं करते। वो सिंगल मैन आर्मी है, अकेले निर्णय लेना चाहते हैं, अकेले फैसले लेना चाहते हैं, बिना किसी से राय मशवरा लिए, बिना किसी से बातचीत किए। और ये शिकायत मेरी ही नहीं है, ये शिकायत भारतीय जनता पार्टी के भी तमाम नेताओं की है। और ताज्जुब की बात है कि जनता दल यूनाइटेड के भी जितने सांसद, अधिकांश विधायक, अधिकांश मंत्री, वो भी इसी बात की शिकायत करते हैं मुझसे। जब भी मुझसे मिलते हैं बताते हैं कि हमें तो पता मीडिया के माध्यम से चला कि मुख्यमंत्री ये फैसला ले रहे हैं। तो वो अधिकारियों पे ज़्यादा भरोसा करते हैं। तो जब वो किसी से पूछेंगे ही नहीं और फैसले जब वो अकेले लेंगे तो जिम्मेदारी भी उनकी अकेले की ही बनेगी। चिराग जी, एक आखिरी सवाल, तो चुनाव के बाद आप किस भूमिका में रहेंगे और इंडिया टीवी पर आप अपने पहले इंटरव्यू में हमसे क्या कहेंगे? देखिए, चुनाव के बाद मैं स्पष्ट हूँ अजय जी, पिताजी का ही अंश हूँ, और पापा ने हमेशा सिद्धांतों से उन्होंने कभी कोई समझौता नहीं किया। हमेशा हम लोगों ने प्री पोल अलायंस किए, कभी हम लोगों ने पोस्ट पोल अलायंस नहीं किया। कभी हम लोगों ने अलायंस इसलिए नहीं किया कि आज इसकी सरकार बनने वाली है इसलिए हम इसको समर्थन कर दें, या इसकी सरकार बचने वाली है तो हम इसके साथ चले जाएं। हम लोगों ने प्री पोल अलायंसेस किए और हमेशा जो प्री पोल किया वही हम लोगों ने पोस्ट पोल भी किया। आज भी मैं आपके सामने ऑन रिकॉर्ड कैटेगोरिकली इस बात को पूरी अथॉरिटी के साथ, लोक जनशक्ति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं इस बात को मैं कह रहा हूं। और 10 तारीख को आप पुनः मुझसे मेरा ही वीडियो चला के आप मुझसे पूछेगा, मैं आज भी कहता हूं, उस दिन भी कहूंगा कि मेरा समर्थन चुनाव के बाद, परिणामों के बाद भारतीय जनता पार्टी के लिए होगा। मैं सही मायनों में बिहार में डबल इंजन की सरकार बनाना चाहता हूं। जैसे केंद्र में भाजपा के नेतृत्व में सरकार है, वैसे ही प्रदेश में भाजपा के नेतृत्व में सरकार बने, इसके लिए मैं संकल्पित हूं। और मेरा पूरा विश्वास है कि परिणामों के बाद भाजपा के नेतृत्व में भाजपा लोजपा की सरकार 10 नवंबर को बनेगी। बहुत धन्यवाद और हमारी शुभकामनाएं आपके लिए चिराग जी, और एक बार फिर रामविलास जी के लिए हमारी श्रद्धांजलि। बहुत धन्यवाद इंडिया टीवी से बात करने के लिए।